हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। सो हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज मैं आपको बताऊंगा वो पर्टिकुलर रीजन जिस वजह से पर्सनली मैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, इवन प्री टैरिफ्स, कोशिश करता हूं कि हमारे एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड जो कंपनीज है, जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल डिसीजंस यानी फॉरेक्स डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन पे डिपेंडेंट है। कोविड के बाद से ही कभी भी ये तरह के स्टॉक्स मैंने क्यों देखे नहीं, या मैं क्यों पर्सनली हमेशा इसमें घुसता नहीं हूँ। बिकॉज अच्छी कंपनी होगी, अच्छे मार्जिन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल, नन ऑफ द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है। जब उसका टाइम आता है वो इतना सिक्लिकल होता है कि वो कंपनी चल जाएगी, लेकिन जब खराब टाइम आएगा और आप उसमें लॉन्ग टर्म ऐसे इन्वेस्टमेंट पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कितना एक्चुअली उसमें फायदा होता है। एंड मैंने कुछ एक्सपोर्ट्स के आंकड़े निकाले, विच वर सम ऑफ इट आई न्यू, बट सम ऑफ इट वर क्वाइट सरप्राइजिंग। पॉइंट नंबर वन, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो काफी साल से जीडीपी बढ़ता गया है, बट एक्सपोर्ट्स उससे आगे नहीं निकले। एक्सपोर्ट्स आर अलाइन विद द जीडीपी, वो कुछ खास नहीं है। देन आपको जान के शायद इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन 1960s में जो हमारा वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में जो इंडिया का शेयर था वो 2% था। एंड टुडे, इन स्पाइट ऑफ अ हायर जीडीपी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस टॉक दैट गोज अराउंड, आपको पता है अभी 2010 11 12 में वो फिर भी 2% था। फिर मोदी 1.0 में वो 1.6 हुआ, और अभी वो 1.6 1.5% है। वर्ल्ड ट्रेड ऑफ जीडीपी, मतलब जो पूरा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के एक्सपोर्ट्स में, उसमें हम सिर्फ, चलो आप राउंड फिगर ले लो, 2% ही है। एक्चुअली 1.6 है, बट वी आर अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। जबकि दूसरे देश, छोटे देश जिनकी एक्चुअली हमारे सामने कोई स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, वियतनाम, बांग्लादेश, वो लोग आगे कैसे बढ़ गए। चाइनीज कंपनीज ने वियतनाम में घुस घुस के और बांग्लादेश में एक्सप्लॉयटेशन कर करके अपने एक्सपोर्ट्स वहां से किए। जब चाइना पे, आपको याद होगा, ट्रम्प 1.0 2018 में, ये टैरिफ का टैंट्रम पहली बार वहां से शुरू हुआ था। वहां ट्रम्प इतना कुछ कर नहीं पाया, लेकिन चाइना को उसने टारगेट किया था, और तब से चाइनीज ने अपने सारे कंपनीज, मैक्सिको, पूरा अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा, आज अमेरिका का सबसे ज्यादा जो अमेरिका इंपोर्ट करता है वो एक्चुअली मैक्सिको है। कौन है वो कंपनीज जो मैक्सिको से माल भेज रही है? दे आर ऑल चाइनीज कंपनीज। वियतनाम, जो इतना नाम आता है कि ये कैसे इंडिया से आगे, जिन पे टैरिफ भी कम लग गया, वो है चाइनीज कंपनीज। चाइना और वियतनाम आपस में दुश्मन है, लेकिन वियतनाम ने दुश्मनी चालू रखते हुए धंधा नहीं छोड़ा है। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग इन दी अर्लियर वीडियो, कि आप जिससे सहमति असहमति वो अलग बात है, बट बिजनेस, ट्रेड अगर आप करते हो, तो आज हु इज लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक? इट इज द वियतनामीज पीपल, राइट? एंड फॉर गॉड सेक, बांग्लादेश, जिसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है हमारे देश में, हमारे देश के मुकाबले, वो हमसे ज्यादा टेक्सटाइल कैसे भेज सकता है? ये बात हजम नहीं होती है। इसीलिए मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स पता किए बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, अलग अलग इंफॉर्मेशन से, और वो कुछ मैंने निकाला है हमारे अच्छे रिसर्च के दम पे। तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के, उसके बारे में ये वीडियो है। आई नो थोड़ा ड्राई होगा, बट मैं इसको कोई मसालेदार नहीं, मैं आपके सामने फैक्ट रख के आप पे डिसीजन लूंगा। इससे हमें सबक ये मिलता है, जो भी स्टॉक्स या जो भी सेक्टर्स में पहले तो हम कहते थे इंडिया के सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो तो दूर रहिए। कुछ कुछ स्टॉक जैसे पावर फाइनेंस हो गया, पावर ग्रिड हो गया, जो चलने ही वाले वो अलग है। एलआईसी हो गया, वो तो चलने ही वाले हैं, क्योंकि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाले स्टॉक है। सरकार कोई भी आई है तो इनको तो धंधा करना है, चाहे आपके साथ नहीं तो तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। एक्चुअली हम सबका एटीट्यूड, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स का वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, कोई अच्छा बुरे की बात नहीं है। आपका वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन इंडिया का 2% ही रहा है। तो इसमें कितनी सरकारें आई, कितनी गई, सब विफल हुए हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हम वर्ल्ड ट्रेड में अभी तक 5 या 10% बन नहीं पाए, और स्वदेशी 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 की बातें हो रही है। जो लोग स्वदेशी की बातें ज्यादा कर रहे हैं, क्या आपका लैपटॉप स्वदेशी है? क्या आपकी कार स्वदेशी, चलो हो जाए, क्या मोबाइल स्वदेशी है? क्या, मतलब कितनी चीजें आप स्वदेशी बोल के करोगे क्या? मतलब ये तो एक तरह का जुमला ही हो गया ना, लिटरली। मतलब दिस इज नॉट
आई मीन आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री कैन ट्रेड लाइक दैट। देखिए, धंधा ट्रेड एक अलग चीज है। और मैंने कहा था आपको कि देशभक्ति आप वैसे करो कि दुश्मन से भी मैंने पैसे निकाले। दुश्मन को माल बेच के पैसे निकालना, इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है दोस्तों। अभी देखो अमेरिका को कैसे टैकल करेंगे हमारे बड़े लोग, बड़े साहब। गॉड ब्लेस ऑल दीज पीपल हु आर टैकलिंग, बिकॉज अभी ये तो फुल फ्लेज्ड वॉर ही हो गया ना, कि कोई नो बडी इज रेडी टू ब्लिंक, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। लेकिन सुलझेगा, मैंने कल कहा था ना, ये एडिशनल 25% टैरिफ तो निकल ही जाएगा, सलट जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एनीवे, speaking of why Indian export stocks are risky and after the trade tariff implementation why they might become riskier, उसकी अगर हम बात करें तो स्पाइसेस हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं। स्पाइसेस में हम लोग नंबर वन है। एम डी एच सुना है ना, एवरेस्ट और MDH स्पाइसेस इन 2024। देखो, इट्स गुड टू नो, पहले ही बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, इट्स गुड टू नो व्हाट आर आवर वीकनेसेस, ताकि हम उसको इंप्रूव करने की एटलीस्ट कोशिश तो करें, नहीं तो बाकियों की तरह सिर्फ क्रिटिसाइज करना इज नॉट द इंटेंशन। In 2024, Hong Kong and Singapore had banned certain MDH and Everest spice blends after detecting ethylene oxide या ETO, a carcinogenic fumigant। वो केमिकल साइंटिफिक कंपाउंड रीजन में मत जाइए, इनके स्पाइसेस रिजेक्ट हुए थे, जो हमारे एक्सपोर्ट में गए थे, रिजेक्ट हुए थे। द US FDA, यानी जो यूएस का फेडरल ड्रग अथॉरिटी है, जो फार्मा को पूरा चेक करता है वर्ल्ड वाइड, US FDA had already rejected hundreds of MDH shipments। ये बात खैर मीडिया में भी आई थी उस टाइम पे, मुझे याद है, ये काफी बड़ा एक मिनी बवाल हुआ था, लेकिन उसको अगेन अंडर द कारपेट डाल दिया गया। यूएस ने रिजेक्ट किए थे MDH के शिपमेंट्स अर्लियर ड्यू टू सैल्मोनेला कंटामिनेशन। एवरेज रिजेक्शन वाज 14.5%। फिर उसके बाद चिली पाउडर, चिली पाउडर में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली। Indian chili exports have been repeatedly rejected in the European Union (EU) due to aflatoxin levels, a toxic mold contaminant exceeding permissible limits। बासमती राइस, जिसपे मेरे को खुद लगता था कि हमारा बासमती दुनिया भर में जा रहा है, LT फूड्स अगेन रिस्क एलिमेंट क्यों है। इन 2023 सेवरल कंसाइनमेंट्स, और ये सब अभी की खबरें हैं, ये 1962, 63, नेहरू, ये सब वो वाली फालतू बातें नहीं है, ये अभी की खबरें हैं। 2023 several consignments of basmati to the European Union again were rejected for tricyclazole pesticide residue above maximum residue limit। मतलब हमारे खेतों में, और जहां से शायद काफी ये मटेरियल्स बन के निकल के प्रोसेस होते होंगे, वहां पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा प्रयोग होता है कि ये सब चीजें इवेंचुअली आगे जाके रिजेक्ट हो रही है। कैन यू बीट दैट। और आप उम्मीद कर रहे हो कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जो पिछले 60-70 साल में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी हमारा 2% है, बढ़ा ही नहीं है। कैसे बढ़ेगा। अभी भी हम लोग कैसे उम्मीद कर, बढ़ सकता है हम लोग यहाँ वहाँ के कंट्रीज में भेज के, जिनके स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां कमा सकते हैं। But आगे देखिए, मैंगो, आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर वेरी प्राउड अल्फोंसो मैंगोज, जो हापुस आम हमें यहाँ बनते हैं रत्नागिरी में, हम लोग भी कंज्यूम करते हैं। मतलब अपने फ्रेंड्स भी कंज्यूम करते हैं, बट जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फर्स्ट ग्रेड हापुस होता है वो बाहर जाता है। अब ये मैंगो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। मैंने आपको सिर्फ हमारे स्टेट का बताया, बट ऐसे हर स्टेट में दूसरे प्रकार के आम भी होते हैं, इसमें तो सब आएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट अल्फोंसो मैंगोज का प्रॉब्लम। मैंगो एक्सपोर्ट्स 2024, 15 कंसाइनमेंट्स, यानी करीब करीब 4 करोड़ रुपए का माल of Alfonso mangoes were rejected because Indian authorities filled the wrong PPQ 203 phytosanitary form। इसमें कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं था। फॉर गॉड सेक, हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच हो रहा था एज पर द ग्लोबली एक्सेप्टेड फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने फॉर्म भरते वक्त, जो एक्सपोर्ट्स में 50 फॉर्म होंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स होते ही हैं उनके, फॉर्म भरते वक्त PPQ 203 का फॉर्म गलत भरा। द मैंगोज हैड पास्ड irradiation treatment, but the clerical error
led to destruction of the shipments in the US. This is Economic Times 2024. और आप कहते हो कि सरकार के क्लर्क्स की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है। आज अगर कोई मैंगो की एक्सपोर्ट वाली कंपनी लिस्टेड होती, 2024 में उसका भाव नीचे गिरता, आप क्या करते? आप जाके देखते, अरे इसके तो एक्सपोर्ट बढ़े हैं। कोई आपको ये पॉइंट आके बताएगा कि क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है? क्या कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स क्लेरिकल मिस्टेक करेंगे, या उनके साथ जो दूसरे अधिकारी काम कर रहे हैं वो ये मिस्टेक करेंगे? ये मैं आपके अपने खुद के एनालिसिस पे छोड़ता हूं। लेकिन क्लेरिकल एरर हुआ, जहां क्वालिटी मैच हुई वहां क्लर्क ने बीच में काम कर दी। देन okra and curry leaves frequently face bans in the European Union due to missing phytosanitary certificates या exceeding pesticide residue limits। दोनों जो फैक्टर्स हैं रिजेक्शन के, वो दोनों आ गए करी लीव्स और ओकरा में। फिर आगे कॉफ सिरप यानी खांसी की दवाई, 2022-23, ये सब देखिए अभी का है, लास्ट 2 साल के ये सब हैं जो इश्यूज। इंडियन मेड सिरप्स बाय मेडन फार्मा एंड मेरियन बायोटेक, यहाँ तो कंपनी का नाम लिया गया है। कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाय ना सेल। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय या सेल करे, ना दाएं ना बाएं, सीधा ठाएं ठाएं ठाएं, उसी से पूछ के ट्रेड ले। और ये आगे सुनो, Indian made syrups by Maiden Pharma and Marion Biotech were linked to child death in Gambia and Uzbekistan due to contamination with diethylene glycol and ethylene glycol. These industrial solvents are fatal if ingested. ये रिमार्क है, एंड फार्मा का पार्ट है ये। इट्स इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट दैट हमारे कॉफ सिरप की वजह से बच्चों की जान गई, ऐसा 2 कंट्रीज में हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है एक्चुअली स्पीकिंग। रेगुलेटरी क्रैकडाउन 2024, India's own agency CDSCO reported that 36% of inspected pharma units had to be shut down due to serious violations like contamination, poor testing, and lack of hygiene। ये हमारी खुद की बॉडी ने हमारे इंस्पेक्टेड फार्मा यूनिट्स के लिए कहा है। 36% ऑफ इंस्पेक्टेड फार्मा यूनिट्स हैड टू बी शट डाउन। आई वुड डेफिनेटली स्टे अवे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज मुझे ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना है जिससे कहीं भी किसी की भी जान जा रही है। नो, दैट्स माई, ये मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ये मेरा लॉजिक है। तो एक्सपोर्ट्स में आप चावल भेज रहे हो, बासमती भेज रहे हो, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वेरी गुड। लेकिन अब क्या होगा? अब ये सब जो रिपोर्ट्स हैं इसको उछाल उछाल के दिखाया जाएगा, क्योंकि एज वी स्पीक हमारे सरकारी डेलीगेशंस, आई एम टोल्ड, अराउंड 40 कंट्रीज के साथ बात कर रहे हैं कि जो यूएस का हमारा एक्सपोर्ट पे जो हमें चपत लगी है, वो चपत को कहीं ना कहीं माल को ठिकाने लगाया जाए। तो उसमें हमारे पास यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, और 40 देशों से बातें चल रही है बेसिकली, कहीं ना कहीं वो माल पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर उसमें ये सब रेगुलेटरी या क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज आ गए तो क्या करेंगे? इंडिया में तो आप क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ले लेते हो, आपको भी पता है कैसे, है ना, ले लेते हो क्वालिटी कंट्रोल। बट बाहर के देश में खाने पीने के आइटम में क्वालिटी टेस्टिंग नहीं, फार्मा में क्वालिटी टेस्टिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा? बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज है। इसमें तो बड़े बड़े लिस्टेड फार्मा कंपनीज का नाम है। नाउ वी आर एंटरिंग अ फार्मा सेक्टर आल्सो, बाय द वे। मेरे को किसी ने पूछा भी था, व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट सन फार्मा या अदर इंडियन कंपनीज। The US FDA has flagged several Indian pharma giants like Ranbaxy, Wockhardt, Sun Pharma for manipulating test results and failing good manufacturing practices। मैन्युपुलेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स का मतलब आप भी समझ जाइए, अपनी रिस्क पे आए, और ऐसी कंपनी से आपको कितना, कैसा रिश्ता रखना चाहिए वो आप खुद ही सोचिए। एग्जाम्पल, रैनबैक्सी ने एडमिट किया, रैनबैक्सी एडमिटेड इन 2013 फैब्रिकेटिंग ड्रग टेस्ट रिजल्ट्स लीडिंग टू अ $500 million का फाइन इन द यूएस। ये तो चलो पुराने, मतलब ये पहला इशू है जो पुरानी सरकार में हुआ है, और वो भी बोलना जरूरी है। क्या बदला? इश्यूज तो बढ़ते गए।
रेगुलेटरी क्रैकडाउन, इंडिया सीडीएसओ रिपोर्टेड, हाँ ये मैंने आपको बताया। देन गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जिसपे हम वियतनाम और बांग्लादेश से compete कर रहे हैं फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। गारमेंट्स में formaldehyde residues are above safe limits from in our textiles used in wrinkle free processing, उस वजह से रिजेक्ट हुए। AZO dyes which are banned in the EU due to carcinogenicity, and stitching and color fastness failures, स्टिचिंग एंड कलर फास्टनेस फेलियर्स के वजह से फैब्रिक्स ब्लीडिंग कलर आफ्टर वॉशिंग, यानी वही धोने के बाद कपड़े का कलर छूट जाता है। मतलब मैं क्या बोलूं फिर। एक जमाने में जो मैं स्टॉक ट्रैक करता था अवंती फीड्स, जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो बाद में फिर जब एक हाइट पकड़ा तो हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि हमको लगा अब प्रॉब्लम आएगी। अब ये फूड आइटम बेस्ट क्वालिटी श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, जिसको बहुत बड़ा झटका लगेगा टैरिफ के बाद। सी फूड में श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में EU एंड जापान frequently reject Indian shrimp due to antibiotic residues, chloraphenicol nitrofurans, and other issues. Processed food में भी bakery items and ready-to-eat foods from India have been rejected due to filth found in those foods, insect parts, rodent hair, and improper labeling. अभी इसमें अगर मैं आगे आपको पढ़ते पढ़ते जाऊंगा तो हम लोग बहुत फिर मतलब इश्यूज ही इश्यूज दिखेंगे, बट वी नीड सॉल्यूशंस। मुझे बताइए कौन इस चीज का सॉल्यूशन उठा के खड़ा करे, कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री अगर है तो कौन इसका इशू बना के अपने सर पे लेगा। जैसे हमारे कॉर्पोरेट्स में होता है कि अगर आप किसी को टारगेट देते हो, मान लो हमारे एक्सपोर्ट वालों को टारगेट मिला है, बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्या वो क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे? क्या वो देखेंगे करप्शन कितना हो रहा है? आज इंडिया में इतने लोग करोड़ों की फैक्ट्रियां लगाते हैं, ऊपर के लेवल पे करप्शन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन नीचे लेवल पे करप्शन कितना बढ़ गया है कि वही लोग फिर वियतनाम और बांग्लादेश जाते हैं या चाइना के साथ ट्रेडिंग करते हैं, चाइना में माल बना के इंडिया में खाली बेचते हैं, ये सोच के कि यहाँ ये सब मगजमारी कौन पालेगा। ये पूरा मैंने आपको पहले वाले एक वीडियो में भी कवर किया था, वेयर वी हैड categorically listed about our problems. But honey exports frequently rejected in the US and EU. हनी मतलब जो हमारा शहद होता है, वो जिसपे हम बहुत प्राउड फील करते हैं, वो भी रिजेक्ट होता है। एंड प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं कोल्ड चेन जो है हमारा, इंडियन ग्रेप्स कोल्ड चेन फेलियर का एक लास्ट एग्जांपल लेके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मतलब खत्म ही करेंगे। इंडियन ग्रेप्स यानी अंगूर bound for Europe in 2020 were rejected because temperature control failed during transit, leading to spoilage. इतना पेरिशेबल आइटम है ग्रेप्स, उसको अगर हम ठीक से ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे तो आई एम श्योर गाइज आप भी जानते हो क्या होने वाला है, और वही हो रहा है। एनीवे इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, लेकिन वैसे भी एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज होती है वो बहुत टाइट मार्जिन प्रेशर पे काम करती है, एंड ऐसे स्टॉक्स आपने देखा ना, फार्मा एक्सपोर्ट्स, अभी तो ये इश्यूज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। शायद आवर मीडिया माइट हैव नॉट गॉट इट आउट, लेकिन ग्लोबली ग्लोबली जो ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दे नो अबाउट ऑल दिस, क्योंकि उन्होंने ही सर्टिफिकेट देने से मना किया। भाई यहां से माल गया, वहां रिजेक्ट हुआ, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो लगा ना। इसीलिए सेक्टर्स आपके स्टॉक्स में और इन्वेस्टमेंट में ऐसे होने चाहिए विच आर ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम एग्नोस्टिक, यानी बेसिक। एक टाइम पे आईटी सर्विसेज हो गया या टेक इनेबल्ड सेक्टर्स में, इसलिए मेरा इसी वजह से शुरू से मेरा भरोसा थोड़ा ज्यादा है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर्स में हम फोकस करें। बिकॉज ना तो हम ये सब चीजों के लिए वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, दिस इज आउटसाइड आवर स्कोप ऑफ कंट्रोल। एंड इससे आप कैसे फाइट करोगे? कल उठ के अगर टैरिफ ना भी लगे, है ना, जो मेरे को लग रहा है कि 25% निकल जाएगा, तो 25 बचेगा, 25 आउट ऑफ 50, 25 बचेगा, तो भी ये स्टॉक एक दो दिन ऊपर चले जाएंगे, शायद वो वाहवाही होगी, हम ताली बजाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? बेसिकली आप उस स्टॉक का पार्ट बन रहे हो जो ग्लोबली, स्पेशली कॉफ सिरप, जो ग्लोबली बच्चों की जान ले रहा है। मतलब ये अजीब चीज है। एनीवे, आई थिंक वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम। और स्वदेशी स्वदेशी बहुत अच्छा है, आई एम वेरी प्राउड दैट वी टॉक अबाउट इट, बट लेट्स बी फेयर। एंड हम लोग भी जो कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडीज यूज टू हो चुकी है, वी आर यूज टू इट, लेकिन
आप खुद सोचिए आप कैसे स्वदेशी बनेंगे। स्वदेशी स्टॉक्स का एक पूरा लिस्ट है जिसमें आप, हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, कंजम्पशन और बैंक, सॉरी नॉट बैंक्स एग्जैक्टली, बट कंजम्पशन, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर स्टॉक्स चल रहे हैं बिकॉज जीएसटी कट की सब उम्मीद कर बैठे हैं। तो एक तरह से वो आपका स्वदेशी हो गया, क्योंकि ब्रिटानिया वगैरह वगैरह जो भी देसी, उसमें भी एफएमसीजी कंपनीज में नेस्ले इंडिया की नहीं है, वो इतना चली भी नहीं। तो आप अगर स्वदेशी मूवमेंट लेके देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ उसका झंडा गाड़ना या ये बोलना कि हम उस एंगल से टैरिफ के इम्पैक्ट को कम कर देंगे, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। मैं आपको जाते जाते, पता नहीं कितने लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, मैं अपने व्यूअर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सबके कमेंट्स की बहुत अदर, मतलब कदर और आदर करता हूँ। हमने जो रशिया से क्रूड ऑयल लिया, जिसका इतना बवाल हो रहा है, हमको यूज किया जा रहा है बाय ट्रम्प कि तुम ये बंद करो तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है बिकॉज चाइना रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल लेता है। उस पे अमेरिका से जो कंफर्मेशन बोलो या क्लैरिफिकेशन आया है वो ये आया है दोस्तों, कि चाइना रशिया यूक्रेन वॉर के पहले से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता था 13%। बिफोर बिफोर द वॉर चाइना यूज टू बाय 13% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड नाउ इट इज 16%। तो चाइना ने 3% बढ़ाया बढ़ाया है। चाइना का भी 16% टोटल इंपोर्ट रशिया से आता है। इंडिया यूज टू बाय, बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया का रशिया से जो क्रूड ऑयल आता था वो 1% था। 1% ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल वॉज फ्रॉम रशिया। After the Russia-Ukraine war, our oil purchase from Russia today is 41%। तो हमारा ऑयल बढ़ के हुआ है 1% का 41 टाइम्स, 41%। नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया बाइंग ऑयल एंड चाइना। मैं अभी भी कहता हूँ हमें रशिया से लेना चाहिए, वी शुड नॉट लिसन और पाव डाउन, ये तो उनका बेवकूफाना लॉजिक है फ्रॉम दैट कंट्री, ट्रम्प के वजह से। लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? क्या आपके पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हुए? नहीं हुए ना। सरकार ने बचाया पता है कितना? $20 बिलियन। आप मान लो रिफाइनरीज को सस्ते में सरकार ने तेल लाके दिया, रिफाइनरीज ने कमाया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमाया, आपने और हमने तो अपने तेल के लिए वही दाम दिए, इनफैक्ट बढ़ के ही दिए। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई जो क्रूड ऑयल 90-95 डॉलर्स में आ रहा था, वो रशिया के मेहरबानी से 41% ऑफ योर इम्पोर्ट अब $65 पर बैरल में आ रहा है ना। लेकिन क्या आपका पेट्रोल का भाव 105 110 से कम होके 95 या 90 या 60 70 हुआ? नहीं हो सकता। हमको भी पता है वो कभी कम हुआ ही नहीं है। तो फिर फायदा हुआ किसको? रिफाइनरीज को। ठीक है चलो, वो एक फायदा हुआ। एंड हाँ, लास्ट स्टेटिस्टिक, इंडिया ने बचाया कितना और गवाया कितना? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश वाली बात हम पे नहीं होनी चाहिए, बट दिख रही है। इंडिया ने बचाया $20 बिलियन पैसा, क्रूड ऑयल बाकी देशों को छोड़ के रशिया से ज्यादा लिया। वैसे हम सऊदी से लेते हैं, ईरान से लेते हैं, यूएस से लेते हैं, बहुत सारे 5 देशों से, मैंने वीडियो में बताया था आपको ब्रेकअप। हमने बचाए सालाना $20 बिलियन। लेकिन अब ये टैरिफ की वजह से जो हमारा नुकसान होने वाला है, जो यूएस का ट्रेड पे टैरिफ लगेगा, तो ट्रेड तो होगा नहीं, क्योंकि 50% या 25% पे भी प्रॉफिट तो होगा नहीं ट्रेडर को। ट्रेडर तो इधर उधर दूसरा मार्केट ढूंढ रहा है। तो जो हमारा लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ, इट इज $45 बिलियन। यानी $20 बिलियन, $20 बिलियन बचाए। और इनडायरेक्टली नौकरियां जो गवाएंगे बहुत सारे बेचारे लोग, जो मैं हमेशा मेरे माइंड में आता है कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, गरीब इंसान की। लेदर एंड लेबर इंटेंसिव यूनिट्स है, ये सब लेबर इंटेंसिव है, तो बहुत सारे छोटी छोटी नौकरियां लाखों में जाएंगी। हमने $25 बिलियन अब हम दिख रहा है कि गंवाने जा रहे हैं, क्योंकि उतना ट्रेड कम होगा। $25 बिलियन नेट नेट अपने सरकार को, देश को एक्चुअली लॉस ही हुआ है। रशिया को अच्छा है हमने लिया, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। $20 बिलियन बचाए और इधर $45 बिलियन का ट्रेड का नुकसान करने पे आ गए। उससे अच्छा होता हम थोड़ा यूएस से शेल गैस ज्यादा लेते, रशिया को काउंटर बैलेंस करके। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, बंद मत करो, डोंट एवर थिंक एक्सट्रीम कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये बैन कर दो, नहीं। रशिया 41% था ना, आप उसको 30% ले आते। और यूएस का 5-10% हमारा निर्भरता थी, उसको बढ़ा के 15-20 कर देते। उस ट्रम्प का ईगो सेटिस्फाई हो जाता,
सब सही हो जाता, और शायद हम ये टैरिफ में 15% पे जापान की तरह सेट हो जाते। जापान और यूरोपियन यूनियन पे 15-15% टैरिफ है, वियतनाम पे 20% टैरिफ है, हम वहां सेट हो जाते। चलो 20 नहीं तो 15 पे कहीं तो आके सेट होते, और इमेज अच्छी बनती, और हमारे ये सब फिर जो एक्सपोर्ट की गलतियां हैं वो अब तक जो छुपी हुई थी वो छुप जाती। अब ये बाहर आएंगी, क्योंकि एवरीवेयर आई सी वी आर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया स्टैंडिंग अप टू द यूएस। वेरी गुड। लेकिन नुकसान किसका होता है दोस्तों? नुकसान जब किसी की नौकरी जाती है तो कौन सा सरकारी एजेंट जाके उसको नौकरी और पगार देने वाला है? नुकसान तो अपने कॉमन मैन का ही हो रहा है ना, ये सब बड़े बड़े लोगों की लड़ाई में। सो वील मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो, एंड आप बताइए कैसा आपको, मतलब आपका कोई सॉल्यूशन है, सुझाव है इस मामले में तो आप शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।